नमस्कार दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण चर्चा में आपका स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में उत्तर प्रदेश में चीफ मेडिकल ऑफिसर के द्वारा प्राथमिक चिकित्सकों के क्लिनिकों पर छापे मारे जाने की घटनाओं में तेजी आई है। ये छापे चिंता और कुछ मामलों में उन लोगों के लिए आर्थिक संकट पैदा कर रहे हैं जिन्होंने गरीबों की सेवा में अपना जीवन समर्पित किया है। दोस्तों, सच्चाई यह है कि लाइफ के अंदर अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस आते रहते हैं। जो हम नहीं सोचते हैं वैसी घटनाएं होते रहती हैं, और इस तरह का समय वैसा समय होता है जब हमारी पेशेंस की असली परीक्षा होती है। ये छापे एक बाधा की तरह लग सकते हैं, लेकिन इन चैलेंजेस से हमें हारना नहीं चाहिए। वे हमें और मजबूत बनाने के लिए होती है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ये जो समस्या है इसका समाधान है, और वास्तव में इस समस्या का पूर्ण समाधान है। इस वीडियो में हम सिर्फ समस्या पर नहीं रुकेंगे, हम इन छापों के पीछे के कारणों, प्राइमरी प्रैक्टिशनर्स को कंट्रोल करने वाले लीगल स्टेटस, और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप अपने क्लिनिक और अपने जीवन यापन की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, इस विषय पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, मेरे साथ बने रहे, क्योंकि हम इस वीडियो में महत्वपूर्ण इस मुद्दे को विस्तार से समझेंगे और एक प्रैक्टिकल समाधान की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अब हम सबसे पहले बात करेंगे एक वायरल व्हाट्सएप मैसेज की, और ये व्हाट्सएप मैसेज सीएमएस एंड ईडी धारकों के बीच भ्रम और दहशत फैला रहा है। मैसेज में दावा किया गया है कि शामली और नोएडा के सीएमओ के द्वारा उनके कार्यालयों से जारी किए गए प्रमाण पत्रों को रद्द कर दिया गया है, और इन प्रमाण पत्रों को धारण करने वालों को तुरंत अपना प्रतिष्ठान यानी अपनी क्लिनिक बंद करने की चेतावनी दी गई है। अन्यथा बंद नहीं करने की स्थिति में सीएमओ के द्वारा कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ऐसा लिखा गया है। तो इसका क्या मतलब है? क्या इसका अर्थ यह है कि सीएमएस एंड ईडी डिप्लोमा धारक अब प्रैक्टिस नहीं कर सकते? दोस्तों, यदि आप इस तरह के आदेश को, अगर यह आदेश सही है, तब भी अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो यह समझना महत्वपूर्ण है कि वास्तव में इसमें क्या कहा गया है। आदेश स्पष्ट रूप से कहता है कि नोएडा के सीएमओ के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र तुरंत रद्द कर दिया गया है। इसका अर्थ यह है कि जो लोग सीएमएस एंड ईडी प्रमाण पत्रों के आधार पर अपना क्लिनिकल रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर कराए थे, वो रजिस्ट्रेशन अब सीएमओ ऑफिस के द्वारा वापस ले लिया गया है। दोस्तों, मुख्य बात यह है कि सीएमएस एंड ईडी डिप्लोमा का उद्देश्य कभी भी क्लिनिकल रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत क्लिनिक रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं था। हालांकि पास्ट में कुछ सीएमएस एंड ईडी धारक अपने इन्फ्लुएंस का लाभ उठाकर अपने क्लिनिक को क्लिनिकल रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर रजिस्टर कराने में सफल हो गए थे, जो कि कानून के अनुसार भी सही नहीं था। तो ये जो अभी हालिया आदेश आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं, ये सिर्फ उस पुराने गलती को ठीक करने के लिए है, और इसलिए इस रद्दीकरण का, इस कैंसिलेशन का मतलब है कि उन पंजीकरणों को वापस लिया जा रहा है जो पहले कभी नहीं होने चाहिए थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सवाल यह उठता है कि यदि सीएमएस एंड ईडी क्लिनिक पंजीकरण के लिए मान्य नहीं है, तो आप इन प्रमाण पत्रों के आधार पर प्रैक्टिस कैसे करेंगे? यह एक उचित चिंता है दोस्तों, और मैं यहां पर आपका इस संदेह को दूर करने के लिए हूं। दोस्तों, आइए समझते हैं कि सीएमएस एंड ईडी डिप्लोमा धारक के रूप में आपकी भूमिका क्या है, आपका रोल क्या है। सीएमएस एंड ईडी डिप्लोमा धारक की भूमिका केवल प्राइमरी हेल्थ केयर प्रदान करने तक सीमित है, इससे आगे कुछ नहीं। यह अंतर समझना हम सभी के लिए बेहद जरूरी है। प्राइमरी हेल्थ केयर की अवधारणा कोई नई अवधारणा नहीं है। यह दशकों से चली आ रही है, दसियों साल से चल रही है, और यह आगे भी जारी रहेगी। यहां तक कि गवर्नमेंट के संस्थान में भी यह प्रणाली आज के डेट में भी मौजूद है। अब उदाहरण अगर हम लें तो मिलिट्री और पैरामिलिट्री के अंदर भी छोटे सैन्य दलों में, जहां 50 या 100 के आसपास जवान होते हैं, उनकी प्राइमरी मेडिकल नीड अक्सर पैरामेडिकल स्टाफ के द्वारा पूरी की जाती है, और उन्हें ड्यूटी मेडिकल असिस्टेंट कहा जाता है। ये जो ड्यूटी मेडिकल असिस्टेंट होते हैं, ये एमबीबीएस नहीं होते हैं, लेकिन प्राइमरी ट्रीटमेंट प्रदान करने के लिए इन लोगों के लिए को ट्रेन किया गया होता है। इसी तरह बहुत बड़ी जो निर्माण की कंपनियां हैं, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रियां हैं, वो फैक्ट्रियां चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो,
उनके अंदर भी ट्रेंड लोग होते हैं जो प्राइमरी ट्रीटमेंट उपलब्ध कराने वाले लोग हैं, उन लोगों को तैनात किया जाता है ताकि कर्मचारियों की बेसिक मेडिकल नीड का ख्याल रखा जा सके। इसलिए यह स्पष्ट है कि प्राइमरी ट्रीटमेंट उपलब्ध कराने हेतु ट्रेंड डिप्लोमा होल्डर जैसे कि CMS-NED धारक प्राथमिक देखभाल करने के लिए योग्य होते हैं। अब मैं अपने बात को स्ट्रेंथ देने के लिए एक और महत्वपूर्ण बात पर जोर देना चाहूंगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के अंदर प्राइमरी ट्रीटमेंट उपलब्ध कराने वाले लोगों की जो एसोसिएशन है, उसके अध्यक्ष यहीं गाजियाबाद के आसपास रहते हैं, उनसे मेरी डायरेक्ट बात भी हुई थी। तो उन्होंने CMS-NED धारक के लिए एक वीडियो भी उन्होंने डाला था कि जो लोग भी प्रैक्टिस कर रहे हैं CMS-NED डिप्लोमा धारक, वो लोग बिना डरे प्रैक्टिस कर सकते हैं और अगर कुछ होगा तो वो देख लेंगे। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके काम की प्रशंसा करता हूं और उनके द्वारा किए गए प्रयासों के लिए उन्हें बधाई देता हूं, लेकिन पूरे रिस्पेक्ट के साथ मैं उनसे थोड़ा सा असहमत हूं। हां, यह सच है कि CMS-NED डिप्लोमा धारक प्राइमरी ट्रीटमेंट प्रदान कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों यह तभी संभव है जब आपके पास एक वैलिड CMS-NED का प्रमाण पत्र हो जो वेटेड सिलेबस के अनुसार हो और एक मान्यता प्राप्त संस्थान के द्वारा जारी किया गया हो। यदि आपका CMS-NED डिप्लोमा किसी नकली संस्थान से है तो यह आपको सुरक्षित नहीं रखेगा, बल्कि यह आपको IPC की धारा 120B के तहत कानूनी कार्रवाई के लिए जिम्मेदार बनाएगा। यह कानूनी कार्रवाई का क्या मतलब है? 120B आपराधिक साजिश बोलते हैं कि एक से ज्यादा लोग मिलकर साजिश रचे। दूसरे धाराएं तो लगेगी, एक अलग से धारा जुड़ जाएगी 120B। और इसीलिए प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की हमारी हेल्थ केयर जो सिस्टम है उसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका है। यह भूमिका वैलिड सर्टिफिकेट से समर्थित होनी चाहिए। दोस्तों, अब मैं आपको एक नकली संस्थान का उदाहरण दिखाना चाहता हूं जिससे कई लोग परिचित हो सकते हैं। आप लोगों ने इस संस्थान के बारे में सुना होगा। जो आप अपनी स्क्रीन पर सर्टिफिकेट देख रहे हैं, ये अब्दुल कलाम ग्रुप ऑफ एजुकेशन नामक संगठन द्वारा जारी किया गया और जो कथित तौर पर आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब ये जो सर्टिफिकेट है, इसके ऊपर जो वेबसाइट दी गई है www.abdulkalamssa.com। हालांकि जब आप इस वेबसाइट पर जाने का प्रयास करेंगे गूगल क्रोम के थ्रू या याहू के थ्रू, जहां से भी आप अगर जाएंगे तो आप पाएंगे कि यह वेबसाइट मौजूद ही नहीं है ही नहीं वेबसाइट। अब यह भी दावा किया गया है कि यह आयुष पैरामेडिकल काउंसिल के तहत यह सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड है। ये देख सकते हैं आप लोग अपने वेबसाइट, अपने स्क्रीन के ऊपर वेबसाइट का जो नाम दिया गया है ayushparamedical.com। अब जब आप ये वेबसाइट को देखेंगे, चेक करेंगे, तो ये भी अस्तित्व में नहीं है। यह सिर्फ उन कई नकली संस्थानों में से एक उदाहरण है और जो इस तरह की धोखाधड़ी में शामिल है। अब हो सकता है कि कुछ नकली संस्थान ऐसे भी हों जिनकी आज के डेट में वेबसाइट लाइव हो। आप लोगों में से कुछ लोगों ने डिग्रियां जो खरीदे होंगे, खरीदी हुई डिग्रियां, वो ये बोल सकते हैं कि नहीं मैंने भले डिग्री खरीदी है लेकिन जो हमारी वेबसाइट है वो तो लाइव है। दोस्तों, सच्चाई यह है कि जब भी थोड़ा सा कुछ घटना घटेगा तो वे लोग भी बिना किसी प्रकार का निशान छोड़े गायब हो जाएंगे। नकली संस्थानों की समस्या मेडिकल प्रैक्टिस में एक गंभीर मुद्दा है और यहां एक महत्वपूर्ण बात और है कि आप एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर के रूप में इस समस्या के लिए आंशिक रूप से आप लोग भी जिम्मेदार हैं। समय और पैसा बचाने के प्रयास में कई लोग इन संस्थानों के झांसे में आ जाते हैं जो बहुत कम कीमतों पर बैकडेटेड डिप्लोमा प्रदान करते हैं, लेकिन ये इस तरह के डिप्लोमा आपको सुरक्षित नहीं करती है, इसके बजाय ये आपको कानूनी कार्रवाई के जोखिम में डाल देती है। तो दोस्तों, ऐसे में प्रश्न उठता है कि समाधान क्या है? समाधान यह है कि यदि आपके पास नकली डिप्लोमा है तो इसे छोड़ना बेहतर है। अब आप कहेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा नकली डिप्लोमा है? आपने डिग्री खरीदी थी ना, तो आपको पता होना चाहिए। आपने 10 और 15 हजार रुपए में डिग्री अगर खरीदी है तो आपको यह बात मालूम होनी चाहिए कि आपके पास नकली है, आपको खुद को पता है। दोस्तों, अभी आने वाले दिनों में छापामारी के अंदर जो तीव्रता है वो और बढ़ेगी, रुक जाए फिर बढ़ेगी 100%। और ये बात आप समझ लीजिए कि आप फर्जी CMS-NED के बेसिस पे स्ट्रेंथ पे प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। आपके पास एकमात्र रास्ता यह है कि आप एक मान्यता प्राप्त संस्थान से वैलिड कोर्स में प्रवेश लें। दोस्तों, इसके अलावा जिन लोगों पर पहले ही छापा पड़ चुका है उन लोगों के लिए
मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें यह बताया जाएगा कि HCTM आपको कानूनी कार्रवाई से बचाने में कैसे मदद कर सकता है। इसके अतिरिक्त मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें यह समझाया जाएगा कि अगर आपको CMO ऑफिस से नोटिस मिला है तो आपको क्या करना चाहिए, उस नोटिस का प्रभावी ढंग से आपको कैसे जवाब देना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि मैं इन मुद्दों पर अलग अलग वीडियो बनाऊं तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आप लोग मुझे इसके लिए कमेंट करें। आपके फीडबैक के आधार पर मैं इन मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करूंगा और विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि जहां पे लीगल मैटर आ जाता है वहां पे लीगल एक्सपर्ट के बगैर आपको एक नोटिस मिला और आपने सोचा आप नहीं कुछ नहीं और आपने लिख के दे दिया, पता चला खुद ही फंस गए और फिर आप क्लिक देने के बाद में आपको बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज वहां पे आप प्रोटेक्टेड नहीं होंगे। मेडिकल अथॉरिटीज के सामने लिख के देना, आप प्रोटेक्टेड होते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 25 सेक्शन 26 में कि पुलिस ऑफिसर को दिया गया स्टेटमेंट वैलिड नहीं होता कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर। लेकिन व्हाट अबाउट मेडिकल अथॉरिटीज? तो इसलिए अगर आप कभी कुछ लिख के देना होता है, आपको नोटिस मिली हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप HCTM को कांटेक्ट करें, हम आपको गाइड करने की कोशिश करेंगे। मैं एक वीडियो भी बनाने की कोशिश करूंगा। तो आप लोगों से आग्रह करूंगा कि अगर आप लोग चाहते हैं कि हम इस तरह की एक वीडियो बनाएं और एक सॉल्यूशन लेकर आएं तो आप लोग प्लीज कमेंट कीजिए और हमारी कोशिश होगी कि हम इसके ऊपर एक वीडियो लेकर आए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।